नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूडेशन। दोस्तों, वैल्यूडेशन के आज के इस एपिसोड में हम हायर पेंशन से रिलेटेड एक ऐसा कोर्ट केस डिस्कस करने वाले हैं जो फायदे का रहेगा एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉयज के लिए। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2024 को मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और दोस्तों इस जजमेंट की खासियत है कि ये जजमेंट एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एक एम्प्लॉय के फेवर में चला गया। दोस्तों, जिस एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं वो होंगे मिस्टर एम मुरलीधरन और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट पिटीशन मद्रास हाई कोर्ट में लॉन्च किया था और दोस्तों इस पिटीशन का जो रिजल्ट आया है वो उनके फेवर में आया है और उनकी हायर पेंशन शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम सबको पता है कि ईपीएफओ ने एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है, ये कह के कि उनका जो ट्रस्ट रूल्स है वो अलाउ नहीं करता उनको हायर पेंशन लेने के लिए। और दोस्तों यहां पर एलिजिबिलिटी का इशू बनाते हुए पीएफ ट्रस्ट के सारे एम्प्लॉयज का मेजरली अगर आप देखेंगे बड़े बड़े पीएसयूज है या बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज है जैसे महिंद्रा से टाटा है, इन सब के एम्प्लॉयज के दोस्तों हायर पेंशन की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कह के कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के जो पीएफ ट्रस्ट रूल्स है वो अलाउ नहीं करते उनको हायर पेंशन लेने के लिए। और दोस्तों वहीं पर जब इस केस का रिजल्ट आ जाता है तो कोर्ट ने एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन दिया है कि भाई भले वो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉय हो, उनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 4/11/2022 को आया था वो इक्वली एप्लीकेबल है और उनको हायर पेंशन मिलनी चाहिए और ईपीएफओ को डायरेक्ट किया गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा निटी-ग्रिटीज में चलते हैं कि कौन से क्लॉज यूज करके हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया एम्प्लॉय के फेवर में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो उन सबके लिए फायदेमंद रहने वाला है जो कोर्ट में जाके अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स है दोस्तों, वहां के जो यूनियंस है वो एक्चुअली कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है और इसको चैलेंज करना जरूरी है। और उसके लिए दोस्तों इस केस के आर्गुमेंट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो या ये जो कोर्ट केस है ये सारे एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज के लिए उम्मीद की किरण है, जहां से एक नया रास्ता खुल सकता है उनके लिए हायर पेंशन लेने के लिए। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको आखिर तक देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है जब भी मैं कोई नया वीडियो यहां पर पोस्ट करता हूं। अब दोस्तों मैं हायर पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट लाता हूं, मैं सीनियर सिटीजन्स के फायदे के लिए बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताता हूं जो आपको रिटायरमेंट के बाद में एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए मदद कर सकती है। और दोस्तों ऐसा वीडियो आपसे मिस हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई भी वीडियो वैल्यू एडिशन की तरफ से आपका मिस ना हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको मेरे व्यूज वीडियोस में पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूं, कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो वो भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए ताकि आने वाले अगले वीडियो आप ही के लिए और भी बेहतर तरीके से मैं ला सकूं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक्चुअली एम मुरलीधरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। दोस्तों इस केस का जो लिंक है जहां से आपको डॉक्यूमेंट मिल सकता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ताकि अगर किसी को इसको रेफर करना है, किसी को वकील को देना है अपने फायदे के लिए तो वो बिल्कुल इसको रेफर कर सकता है। तो दोस्तों ये जो कोर्ट है ये इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मद्रास, मतलब कि मद्रास हाई कोर्ट में दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया था। और दोस्तों ये जो डिसीजन आया हुआ है ये 28/10/2024 को आया, मतलब कि 20 अक्टूबर 2024 को। अब दोस्तों ये जो रिट पिटीशन नंबर था ये था 28947 ऑफ 2024। ये आपको मदद कर सकता है रिट पिटीशन नंबर अगर आप ऑनलाइन इस जजमेंट को सर्च करना चाहते हो, वरना दोस्तों इसका लिंक आपको सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों अब ये केस लड़ा किसके बीच गया था? ये केस लड़ा गया था मिस्टर एम मुरलीधरन जो कि पिटिशनर थे। और दोस्तों ये केस लड़ा गया था दो पार्टीज के अगेंस्ट में। एक थी यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिप्रेजेंटेड बाय सेक्रेटरी, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, न्यू दिल्ली। अब दोस्तों पहली जो पार्टी थी वो थी यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। दूसरी जो पार्टी है दोस्तों वो है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, द ईपीएफओ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भविष्य निधि भवन, न्यू दिल्ली, द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, नंबर 37 रोयापेटा हाई रोड, आजाद नगर, चेन्नई। तो दोस्तों यहां पर बेसिकली दो पार्टीज को बनाया गया जो रिस्पोंडेंट्स होंगे, जो रिस्पॉन्ड करेंगे इनके पिटीशन को। पहला होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा होगा दोस्तों पीएफ कमिश्नर्स। एक रीजनल पीएफ कमिश्नर्स को भी इन्होंने यहां पर बुलाया है और सेंट्रल पीएफ कमिश्नर्स को भी दोस्तों यहां पर रिस्पोंडेंट बनाया गया।
अब दोस्तों इस पिटिशन में इन्होंने डिमांड क्या किया था, जो भी दोस्तों हम चीज डिमांड करते हैं पिटिशन में उसको कहा जाता है प्रेयर बिफोर द कोर्ट। ये थोड़ा अंग्रेजों के जमाने का सिस्टम है, जब कोर्ट के सामने जाके प्रे करना पड़ता था। तो दोस्तों ये प्रेयर इनकी क्या है हम यहां पर सुन लेते हैं। तो दोस्तों इनकी प्रेयर थी, रिट पिटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेइंग टू इश्यू अ रिट ऑफ मुंडामुस to direct the respondents 2 and 3 to settle the petitioner's claim on enhanced monthly higher pension on the basis of pensioner's last drawn salary, basic plus DA, with effect from the date of entitlement from 1/9/2017 onwards within 20 days under section 17 of EPS 95, and the petitioner is also paid the arrears after adjusting or the already paid monthly pension of rupees 2523 on ceiling of salary and other receivables from him, and petitioners is also paid his enhanced monthly higher pension from the succeeding month, and to direct the respondents 2 and 3 to settle the compensation as entitled to the petitioner by way of payment of interest at the rate 12% on the final settlement and payable arrears under section 17A of EPS 1995। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत लंबा था क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में पूरी प्रेयर इन्होंने कर दी, पर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों यहां पर जो बोला गया, रिट पिटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों भारत का जो संविधान है उसका अगर आप आर्टिकल 226 निकालेंगे तो वो आपको हक देता है कि आप डायरेक्टली अपने फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। और दोस्तों हाई कोर्ट में जब आप जाते हो तो आप बहुत सारे रिट पिटिशंस डाल सकते हो, उसमें से दोस्तों एक रिट पिटिशन होता है मंडामुस का। अब दोस्तों मंडामुस ये कहता है, मतलब मंडामुस का अगर लिटरल ट्रांसलेशन में आपको बताऊं तो वो होगा कि ब्रिंग द ऑफिसर बिफोर मी, मतलब कि जो भी ऑफिसर, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको मेरे साथ लाया जाए और उससे जवाबदेही ली जाए, उससे सवाल पूछे जाए कि मेरे साथ जो भी किया गया है वो क्यों किया गया है। तो दोस्तों वही यहां पर मुरलीधरन जी ने रिट पिटिशन डाला है आर्टिकल 226 को यूज करते हुए, जो उनको हक देता है कि वो मंडामुस का पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, जिसके तहत ईपीएफओ ऑफिसर्स को बुलाया जाएगा और उनसे जवाबदेही ली जाएगी। सामने कहता है टू डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट्स 2 and 3 टू सेटल द petitioner's claim on enhanced monthly higher pension on the basis of petitioner's last drawn salary, basic pay plus DA, with effect from the date of entitlement from 1/9/2017 onwards within 20 days under section 17A of EPS Act। अब दोस्तों ये कहता है कि जो रिस्पोंडेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और जो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर्स है, ओके, उनसे ये पूछा जाए या उनका जो क्लेम है हायर पेंशन का उसको सेटल करने के लिए बोला जाए, और वो जो उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है दोस्तों बेसिक पे प्लस डीए उसके ऊपर सेटल किया जाए। और कब से सेटल करना है दोस्तों? 1/9/2017, मतलब कि मुरलीधरन जी जो है वो अपना 58 इयर्स का एज जो हासिल किए थे, या उनका जो एग्जिट का डेट है ईपीएस से वो क्या था 1 सितंबर 2017, वहां से दोस्तों उनको हायर पेंशन दी जाए। और इसका जो ऑर्डर इशू किया जाए दोस्तों वो 20 दिन के वैलिडिटी के साथ इशू किया जाए, ताकि सेंट्रल पीएफ कमिश्नर्स उनकी हायर पेंशन अगले 20 दिन में ही शुरू कर दें। और दोस्तों यहां पर पेंशनेबल सैलरी जो इन्होंने ली है वो ली है बेसिक प्लस जी की, है ना। And the petitioner is also paid the arrears after adjusting the already paid monthly pension of rupees 2523 on ceiling of salary and other receivables from him। अब दोस्तों यहां पर ये कहता है कि आपको जो भी हायर पेंशन मुझे देनी है उसमें से जो मुझे एग्जिस्टिंग ईपीएस की छोटी मोटी पेंशन मिलती है वो माइनस कर ली जाए, और उसके बाद मुझे जो भी बचा हुआ पैसा वो हायर पेंशन के फॉर्म में दिया जाए, है ना दोस्तों। और उसके ऊपर जो एरियस है वो भी दिया जाए, मतलब कि पेंशन तो पूरी दी जाए, लेकिन जब एरियस दिया जाएगा तो ये जो पहले से मिलने वाली जो अमाउंट इनको है, मतलब 2523 रुपए 2523 रुपीज का जो इनको पहले का पेंशन है उसको माइनस करके जो एरियस बनता है वो भी उनको दिया जाए। And the petitioner is also paid his enhanced monthly higher pension from the succeeding month, and to direct the respondents 2 and 3 to settle the compensation as entitled to the petitioner by the way of payment of interest at 12% on the final settlement and the payable arrears। अब दोस्तों यहां पर ये सिर्फ हायर पेंशन या और एरियस नहीं मांग रहे, ये उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट भी मांग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर सिचुएशन यही होगी कि इन्होंने हायर पेंशन का फॉर्म भरा होगा और ईपीएफओ ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया होगा कि आपके ट्रस्ट रूल्स नहीं अलाउ करते या आपके वेज डिटेल्स अलाउ नहीं करते, कुछ ना कुछ उटपटांग रीजन देके ईपीएफओ ने यहां पर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया होगा। तो दोस्तों ये उस डेट से दोस्तों जब से रिजेक्शन हुआ है तब से अपना एरियस भी मांग रहे, अपनी हायर पेंशन भी मांग रहे, और उसके ऊपर 12% का यहां पर इंटरेस्ट भी मांग रहे। और दोस्तों इनको जो
रिप्रेजेंट किया था कोर्ट में, उन वकील का नाम है मिस्टर जी श्रीनिवासन, और रिस्पोंडेंट्स के लिए जो वकील आए थे उनका नाम था मिस्टर के श्रीनिवासा मूर्ति एंड मिस्टर विष्णु एंड मिस्टर नित्यानंदम। अब दोस्तों ऑर्डर क्या आया हुआ है ना, अब जो फाइट हुई है और ऑर्डर क्या आया हुआ है, ये दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसे कौन से पॉइंट्स पकड़े जिसके बेसिस पर उन्होंने फेवर में जजमेंट दे दिया मुरलीधरन जी के। तो चलिए पढ़ते हैं। यहां पर हाई कोर्ट कहता है अपने ऑर्डर में, this writ petition has been filed seeking for a direction to the respondents 2 and 3 to settle the petitioner's claim on enhanced monthly higher pension on the basis of pensioner's last drawn salary with effect from the date of entitlement from 1/9/2017 onwards within 20 days under section 17A of EPS, and to direct the respondents 2 and 3 to settle the compensation as entitled to the petitioner by way of payment of interest at 12% on final settlement and payable areas under section 17A of EPS। तो दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट वही पढ़कर बता रहा है कि भाई इनकी पिटिशन क्या थी, इनकी प्रेयर क्या थी, और उसी के लिए दोस्तों हम यहाँ पर जजमेंट दे रहे हैं। ऐसा यहाँ पर हाईकोर्ट फिर से एक बार पढ़ के बताता है ताकि सबको स्टांस क्लियर हो जाए, स्टांस में कोई दुविधा ना रहे कि भाई किस लिए केस लड़ा जा रहा। दोस्तों इस ऑर्डर के सेकंड पॉइंट में हाईकोर्ट कहता है, हर्ड मिस्टर जी श्रीनिवासन लर्नेड काउंसिल फ्रॉम द पिटिशनर एंड Mr. K. Srinivasa, learned special panel counsel for the first respondent Mr. Vishnu and Mr. नित्यानंदम, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सारे वकीलों के नाम भी रिकॉर्ड पे डाल दिए और उन्होंने जो मटेरियल दिया था वो भी दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड पर डाल दिए कि इन सारों ने रिप्रेजेंट किया था अपनी अपनी पार्टी को और उन सबके आर्गुमेंट्स हमने सुन लिए। थर्ड पॉइंट में कहता है, द petitioner has given a legal notice on 14/6/2024 by claiming that he is entitled for enhanced monthly pension, higher pension on the basis of the actual last drawn salary. In the view of the order passed by the Honorable Supreme Court in the case of the Employees Provident Fund and another versus Sunil Kumar and others in special leave petition so and so dated 4/11/2022। अब दोस्तों यहाँ पर यह बोल रहा है कि पिटिशनर ने 14 जून 2024 को एक रिट पिटिशन डाला था ये कहते हुए कि वो हायर पेंशन के लिए एंटाइटल्ड है और उनको हायर पेंशन मिलनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब दोस्तों ये जो केस मुरलीधरन जी ने डाला था ये डाला था 14 जून 2024 को और इसका जो रिजल्ट आया था दोस्तों वो आया था 28 अक्टूबर 2024 को। तो ऑलमोस्ट 4 महीने का 4-4.5 महीने का दोस्तों समय लग गया इस केस को सेटल करने के लिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट आया। और जो रेफरेंस केस मुरलीधरन जी ने दिया था वो रेफरेंस केस कौन सा था दोस्तों, जो सुनील कुमार का केस था जिसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को दिया था, उसके पॉइंट्स को लेके ही दोस्तों आर्ग्यूमेंट इस केस में हुआ था। जो चौथा पॉइंट इस जजमेंट का वो कहता है, ऑन पेरूजल ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द अबव केस ऑन a dispute arose in respect of determination of pension in accordance with the scheme, the following directions have been made। अब दोस्तों जो हाईकोर्ट कहता है कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फिर से एक बार पेरियूज किया, मतलब कि उसको पढ़ा, उसको कंसीडर किया, तो हमको कुछ पॉइंट मिले जिसके बेसिस पर ये केस सॉल्व हो सकता है। और दोस्तों वो पॉइंट पता है क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है दोस्तों उसका जो सेक्शन 44 था या पैरा 44 था वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा पैरा 44 जो है दोस्तों एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लिए एप्लीकेबल बनता है। तो दोस्तों यहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको एक बार पढ़ के दिखाया। अगर आप कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं तो आपको ये नेक्स्ट जो पोर्शन है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूरी केस एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट की जो है इस आर्गुमेंट पे ही बेसिस होगी कि भाई पैरा 44 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को हायर पेंशन लेने के लिए, तो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी उनका यह हक किस तरह से छीन सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं कि पैरा 44 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी अकॉर्डिंगली होल्ड एंड डायरेक्ट Point 1. The provisions contained in the notification number GSR 609E dated 22nd August 2014 are legal and valid. So far as present members of the fund are concerned, we have read down certain provisions of the scheme as applicable in their cases and we shall give our findings and directions on these provisions in the subsequent subparagraphs। अब दोस्तों ये जो GSR 609E है ये पता है क्या है, जब सीलिंग बढ़ा दी गई थी 6,500 से 15,000 की कर दी गई थी और उसके बाद दोस्तों प्रो राटा का फॉर्मूला लगा दिया गया था कि भाई 2014 की 1 सितंबर 2014 के पहले की पेंशन एक अलग फॉर्मूले से बनेगी और 1 सितंबर 2014 के बाद की पेंशन अलग फॉर्मूले से बनेगी और दोनों को मर्ज करके ही आपको दिया जाएगा। और दोस्तों इसी एक्ट इसी जीएसआर के तहत ये जो अमेंडमेंट लाया गया था इसी के तहत दोस्तों मिनिमम पेंशन जो 1,000 रुपीज की मिलती है लोगों को उसका प्रोविजन भी डाला गया था। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये लीगल था और वैलिड था एज पर ईपीएस एक्ट 1995। पॉइंट नंबर 2 कहता है,
Amendment to the pension scheme brought about by the notification number GSR 609E dated 22nd August 2014 shall apply to the employees of the exempted establishment in the same manner as the employees of the regular establishment. Transfer of funds from the exempted establishment shall be in the manner as we have already directed. अब दोस्तों ये कहता है कि ये जो अमेंडमेंट किया था ये लीगल और वैलिड था, और दोस्तों इसके जो प्रोविजन थे वो एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को एक समान लगेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा रिकवरी किया जाना चाहिए था एम्प्लॉय से वो इस तरह से किया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो मतलब दोस्तों पहला प्रेसिडेंट ये होता है कि अमेंडमेंट जो हुआ था या जो ईपीएस का जो एक्ट है वो एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को दोस्तों इक्वली अप्लीकेबल है। तीसरा पॉइंट कहता है the employees who have exercised option under the proviso to paragraph 11(3) on the 1995 scheme and continued to be in service as on 1st September 2014 will be guided by the amended provisions of paragraph 11(4) of the pension scheme। अब दोस्तों ये जो पैराग्राफ 11(3) और 11(4) है ये बेसिकली बात करता है कि अगर किसी को अपने सीलिंग के ऊपर बढ़कर पैसा देना है ईपीएफओ को, मतलब कि एक्चुअल वेजेस के ऊपर में अपना ईपीएस पेंशन का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करवाना है, तो उसके लिए एक जॉइंट ऑप्शन फॉर्म दिया जाता था पैरा 26/6 का। वो दोस्तों इस 11/3 और 11/4 में था। जब ये अमेंडमेंट होना था 1 सितंबर 2014 का जो अमेंडमेंट आया था जीएसआर वाला, जीएसआर 609E वाला, तो उसके पहले दोस्तों उस क्लॉज को कहा जाता था 11(3). अब जब अमेंडमेंट हो गया उसके बाद कहा जाता है 11(4), और ये दोनों ही वैलिड होंगे और दोनों ही दोस्तों एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड को सिमिलरली एप्लीकेबल होंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो भी लोग पहले रिटायर हो गए 1 सितंबर 2014 से पहले, तो दोस्तों उनको 11(3) के अंडर ये प्रोविजन देना चाहिए एक्चुअल वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूट करने का, और जो लोग 1 सितंबर 2014 के बाद एग्जिट हुए हैं ईपीएस से उनको पैरा 11(4) के तहत आपको अलाउ करना है, 11(4) के तहत उनको अलाउ करना है। The members of the scheme who did not exercise option as contemplated in the proviso to paragraph 11(3) of the pension scheme as it was before the 2014 amendment would be entitled to exercise option under paragraph 11(4) of the post amendment scheme. Their right to exercise option before 1st September 2014 stands crystallized in this judgment. अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आने से पहले पता है क्या हो गया था? ईपीएफओ ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ किया था हायर पेंशन लेने के लिए जो 1 सितंबर 2014 के पहले एग्जिट हो गए थे, और वो भी कुछ कंडीशन लगा के किया था। और जो भी लोग 1 सितंबर 2014 के बाद दोस्तों ईपीएस से एग्जिट हो रहे थे उनको ईपीएफओ अलाउ नहीं कर रहा था। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि ऐसे लोग जो 1 सितंबर 2014 के बाद एग्जिट हुए उनका ये हक बनता है कि वो हायर पेंशन के लिए पैरा 11(4) को इस्तेमाल करके ईपीएफओ को एप्लीकेशन दे सकते हैं, और ईपीएफओ को उनको हायर पेंशन देना होगा अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने एक्चुअल वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूट करना चाहता है, और उस हक को सुप्रीम कोर्ट क्रिस्टलाइज करता है, पुख्ता तरीके से मानता है, वो दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और दोस्तों ये जो राइट था ना कि भाई अलाउ किया जाता है 1 सितंबर 2014 के बाद भी लोगों को हायर पेंशन लेने के लिए, ये दोस्तों आरसी गुप्ता केस में ही क्लियर कर दिया था। संजीव कुमार केस में तो सिर्फ इसको रीइटरेट किया गया। The scheme as it stood before 1st September 2014 did not provide for any cutoff date, and thus those members shall be entitled to exercise option in terms of paragraph 11(4) of the scheme as it stands at present। दोस्तों ईपीएफओ का ये कहना था कि एक कट ऑफ डेट था जिसके बाद कोई भी एम्प्लॉय हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता एक्चुअल वेजेस के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो स्कीम थी अमेंडमेंट के साथ, मतलब जितने भी अमेंडमेंट ईपीएस स्कीम में हुए थे उस स्कीम में दोस्तों कहीं पर भी कट ऑफ डेट का प्रोविजन नहीं था, तो कट ऑफ डेट लगाना इलीगल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा था। Their exercise of option shall be in the nature of joint options covering pre-amended paragraph 11(3) as also amended paragraph 11(4) of the pension scheme। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 11(3) और 11(4) के तहत सारे एम्प्लॉयज जो है वो एलिजिबल है यहां पर हायर पेंशन लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आगे कहा था देयर वॉज अनसर्टेनिटी एज रिगार्ड्स वैलिडिटी ऑफ द पोस्ट अमेंडमेंट स्कीम विच वॉज क्वैश्ड बाय द अफोरसेड जजमेंट्स ऑफ द 3 हाई कोर्ट्स। अब दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो क्वेश्चन आया था कि हायर पेंशन की एलिजिबिलिटी लोगों को बनती है कि नहीं बनती है, ये यही से आया था कि भाई अमेंडमेंट होने के बाद 1 सितंबर 2014 का जो अमेंडमेंट है उसके बाद दोस्तों वैलिडिटी है कि नहीं, मतलब
क्या एम्प्लॉयज को हायर पेंशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं, यही क्वेश्चन आया था। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले भी 3 हाई कोर्टों ने ये जो आर्गुमेंट था ईपीएफओ का कि भाई आप नहीं दे सकते हायर पेंशन का एप्लीकेशन इस डेट के बाद, इस कट ऑफ डेट के बाद, उसको ऑलरेडी 3 कोर्ट ने स्क्वैश कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भी दोस्तों उस डिसीजन को स्क्वैश किया और सारे एम्प्लॉयज के लिए दोस्तों रास्ता खोल दिया था हायर पेंशन लेने का। और दोस्तों इसी जजमेंट के बाद में खुशी की लहर दौड़ गई थी पूरे देश में कि भाई जो भी हायर पेंशन लेना चाहता है वो अब अप्लाई कर सकता है। Thus, all the employees who did not exercise option but were entitled to do so but could not due to interpretation of cutoff date by the authorities ought to be given a further chance to exercise their option. Time to exercise the option under paragraph 11(4) of the scheme under these circumstances shall be extended by further period of 4 months. We are giving this direction in the exercise of jurisdiction under Article 142 of the Constitution of India. अब दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जिन जिनका फॉर्म कट ऑफ डेट बोलकर ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिया उन सबको 4 महीने का समय दिया जाता है इस जजमेंट डेट से कि भाई वो चाहे तो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो 4 महीने का पीरियड था ये ईपीएफओ के ऊपर भी बंधन कारक था कि वो उसके लिए व्यवस्था करे कि फॉर्म कैसे भरा जाना है। लेकिन आज अगर 2 साल बाद में या 3 साल बाद में देखूं तो मुझे पता चलता है कि ईपीएफओ ने इस 4 महीने की जो डेडलाइन थी उसमें दोस्तों इन्होंने फॉर्म भरने के लिए सुविधा तो दे दी लेकिन हायर पेंशन लोगों को नहीं दी क्योंकि 2-2 साल हो गए लोगों के फॉर्म तक प्रोसेस नहीं हो, वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। और दोस्तों ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिया था। आर्टिकल 142 जो हमारा संविधान का है वो सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है कि वो किसी भी लॉ को इंटरप्रेट कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों ये जो अमेंडमेंट्स हुए थे ईपीएस एक्ट में इसको इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि इस तरह से आप अभी इसको अप्लाई कीजिए और लोगों को 4 महीने के अंदर में प्रोविजन दीजिए कि वो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सके। तो दोस्तों जो सवाल था कि लोग एलिजिबल है कि नहीं, वो दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि लोग एलिजिबल है। अब दोस्तों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है द एम्प्लॉयज हु हैड रिटायर्ड प्रायर टू 1 सितंबर 2014 विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑप्शन अंडर पैराग्राफ 11(3) ऑफ द प्री अमेंडेड स्कीम हैव ऑलरेडी एग्जिटेड फ्रॉम द मेंबरशिप देयरऑफ, दे वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ द जजमेंट। तो दोस्तों जो लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि मैं 1 सितंबर 2014 के पहले ईपीएस से एग्जिट हो चुका था तो क्या मैं हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हूं, ये जो पॉइंट 5 है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का वो यही कहता है कि जो भी लोग 1 सितंबर 2014 के पहले हायर पेंशन का फॉर्म अप्लाई किए बिना एग्जिट हो चुके हैं वो अब हायर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये जजमेंट बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए था दोस्तों जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के पहले हायर पेंशन का एप्लीकेशन दिया था और उनका फॉर्म ईपीएफओ ने रिजेक्ट किया था। और वो लोग जो 1 सितंबर 2014 के बाद एग्जिट हुए थे लेकिन कट ऑफ डेट बोलकर ईपीएफओ ने उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था या जिन्होंने अभी तक ये प्रोविजन यूज ही नहीं किया था उन लोगों के लिए ही दोस्तों ये यहां पर दिया गया है, समझ लिए। तो जो भी लोग 1 सितंबर 2014 के पहले ईपीएस से एग्जिट हो चुके और जिन्होंने हायर पेंशन का फॉर्म पहले नहीं भरा था वो अब नहीं भर सकते। ये आपके सवाल का सीधा सीधा आंसर है। पॉइंट नंबर 6 कहता है द एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड बिफोर 1 सितंबर 2014 अपॉन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर पैराग्राफ 11(3) ऑफ 1995 स्कीम शैल बी कवर्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ पैराग्राफ 11(3) ऑफ द पेंशन स्कीम एज स्टूड प्रायर टू द अमेंडमेंट ऑफ 2014। जो मैंने अभी आपको कहा कि 1 सितंबर 2014 के पहले अगर एप्लीकेशन दे चुके हैं तो वो अब हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। The requirement of the members to contribute at the rate of 1.16% of their salary to the extent such salary exceeds rupees 15,000 per month as an additional contribution under amended scheme is held to be ultra vires the provisions of the 1952 Act। अब दोस्तों आप सबको पता होगा जब मिनिमम पेंशन 1,000 रुपीज के ऊपर दोस्तों फिक्स कर दी गई थी तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया था कि भाई उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा बजटरी प्रोविजन लगेगा उसके लिए कंट्रीब्यूशन का 1.16% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जेब से देगी। और दोस्तों जब हायर पेंशन की बारी आई तो एक्चुअल सैलरी के ऊपर में जब कंट्रीब्यूशन किया गया तो उसके ऊपर जब 1.16% देने की बारी आई तो ईपीएफओ ने क्या किया कि वो पैसा एम्प्लॉय से लेना शुरू कर दिया। ये कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 1,000 की पेंशन के लिए ही दोस्तों मिनिमम पेंशन के लिए ही दोस्तों कंट्रीब्यूट करने की बात की थी, हायर पेंशन के लिए बात नहीं की थी और इसीलिए एम्प्लॉयज को 1.16% देना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये एक्ट के खिलाफ जाता है। But for the reasons already explained above, we suspend the operation of this part of our order for a period of 6 months. We do so to enable the authorities to make adjustments in the scheme so that additional contribution can be generated from some other legitimate source within the scope of Act, which could include enhancing the rate of contribution of the employers.
अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ये इलीगल तो था, आपने जो किया वो एक्ट के अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन फिर भी ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये जो इनवैलिड है आपका 1.16% लेना, ये हम इसको अभी होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा हायर पेंशन के ऊपर 1.16% नहीं दे सकती और इसके लिए कोई और सोर्स ढूंढना होगा। और ये सोर्स का एक जरिया ये भी हो सकता है कि भाई आप एम्प्लॉयर से उसको चार्ज करें, और इसके लिए आपको लीगल तरीके से जो भी अमेंडमेंट करने एक्ट में करने पड़ेंगे, और उसके लिए 6 महीने का पीरियड दोस्तों ईपीएफओ को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। We are not speculating on what steps the authority will take, as it would be for the legislature or the framers of the scheme to make necessary amendment. For the aforesaid period of 6 months or till such time any amendment is made, whichever is earlier, the employee contribution shall be a stopgap measure. The said sum shall be adjustable on the basis of alteration to the scheme that may be made. दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यहां पर कह रहा है कि भाई वो पैसा किस तरह से लिया जाएगा उसके ऊपर हम जजमेंट नहीं दे रहे, वो स्कीम के जो फ्रेमर्स है, ईपीएफओ है और सरकार है, इनको डिसाइड करके एक जजमेंट पे आना है कि भाई हमको फाइनली किस तरह से पैसा लेना है, पैसा भरेगा कौन। उसके लिए चाहे तो गवर्नमेंट इसके लिए अमेंडमेंट ले सकती है, इसको पार्लियामेंट के सामने रख के दोस्तों जो भी अमेंडमेंट करना है स्कीम में वो किया जा सकता है। और दोस्तों ईपीएफओ ने किया भी, एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू कर दिया था जिसमें क्लियर लिखा था कि भाई ये जो पैसा है ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से लिया जाएगा, और इसीलिए जब आपको डिमांड लेटर आती है तो उसमें ये 1.16% दोस्तों ऐड किया जाता है। जब मैंने डिमांड लेटर का कैलकुलेशन भी दोस्तों आपको करके दिया है तो उसमें भी यही बताया कि 1.16% आपको वापस करना होगा सरकार को। अगर दोस्तों आप देखना चाहते हैं कि डिमांड लेटर में जो अमाउंट आया वो करेक्ट आया कि नहीं आया, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर में आ रहा है और इस वीडियो के एंड में भी दिखेगा आपको। आप उसको यूज करके यहाँ पर डेफिनेटली समझ सकते हैं कि आपका पैसा वापस लिया किस तरह से जाएगा। अब दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है वी डू नॉट फाइंड एनी फ्लॉ इन ऑल्टरिंग द बेसिस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पेंशनेबल सैलरी। अब दोस्तों यहां पर पेंशनेबल सैलरी का जो फॉर्मूला चेंज हो रहा है बार बार, उसका जो तरीका अमेंडमेंट में दिया था, मतलब कि 1 सितंबर 2014 के पहले दोस्तों जो अमेंडमेंट हुआ था वहां पर बताया गया था कि 1 सितंबर 2014 के पहले एक तरह से कैलकुलेशन होगा और 1 सितंबर 2014 के बाद में एक तरह से कैलकुलेशन होगा, और इसी को हम कहते हैं प्रोराटा बेसिस। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमको प्रोराटा बेसिस से कोई दिक्कत नहीं है, या जो पेंशनेबल सैलरी ड्रॉ करने का जो तरीका है उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये किस रेफरेंस में कहा था? ये हायर पेंशन के रेफरेंस में नहीं कहा गया था, ये कहा गया था दोस्तों जो नॉर्मल पेंशन थी उसके रेफरेंस में कहा गया था। ऐसा मेरा पर्सनली रीडिंग रहा है दोस्तों इसका। और दोस्तों ये ऐसे 2 तरह के फॉर्मूले लगाने का हक सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को दिया था, लेकिन ये हक किस बेसिस पे दिया गया था? ये हक दिया गया था नॉर्मल पेंशन के लिए, ना कि हायर पेंशन के लिए। और इसीलिए दोस्तों प्रोराटा बेसिस को केरला हाईकोर्ट में लोगों ने चैलेंज भी किया और उसका जजमेंट अभी पेंडिंग भी है। पॉइंट नंबर 9 दोस्तों यहां पर कहता है we agree with the view taken by the division bench in case of RC Gupta so far as interpretation of the proviso in paragraph 11(3) pension scheme is concerned. The fund authority shall implement the directives contained in the judgment within a period of 8 weeks subject to directions contained earlier in this paragraph. तो दोस्तों एम्प्लॉयज को समय दिया गया था हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने का 4 महीने का, और ईपीएफओ को समय दिया गया था 8 हफ्ते का, मतलब कि 2 महीने का। और ईपीएफओ ने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से फेल किया है, क्योंकि आप सबको पता है 2 साल हो गए कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर दोस्तों पॉइंट नंबर 5 जो इस जजमेंट का जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट हम कह रहे हैं दोस्तों, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक दोस्तों यहां पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था। अब दोस्तों उसका इंटरप्रिटेशन हाईकोर्ट यहां पर किस तरह से दिखता है देखते हैं। The petitioner claims that the direction given under the paragraph 44(2) is applicable to him. अब दोस्तों यहां पर जो 44(2) है, 44(2) क्या कहता है कि जो भी अमेंडमेंट किया गया था पेंशन स्कीम में वो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एस्टैब्लिशमेंट को भी सेम मैनर में एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों पिटिशनर ने, मतलब मुरलीधरन जी ने यहाँ पर ये केस डाला गया है कि मैं अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट का, मैं एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट का बंदा हूं, मैंने जिंदगी भर किसी पब्लिक सेक्टर में काम किया है, तो दोस्तों मैं एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में आता हूं और एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एप्लीकेबल है, तो मुझे हायर पेंशन मिलनी चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कंटेंशन किया था। हाई कोर्ट कहता है सो इट इज फॉर द रिस्पोंडेंट 2 and 3 टू कंसिडर द क्लेम ऑफ द पिटिशनर इन द लाइट ऑफ द अबव जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड पास एन ऑर्डर अबाउट द एंटाइटलमेंट ऑफ द पेंशनर, बट द रिस्पोंडेंट 2 and 3 so far did not pass any orders and hence I feel it is necessary to issue a direction in this regard. अब दोस्तों यहां पर ईपीएफओ ने मुरलीधरन जी का फॉर्म रिजेक्ट किया था या पेंडिंग छोड़ दिया था,
ये दोस्तों यहाँ पर क्लियर नहीं है, ये तो मुरलीधरन जी ही बता सकते हैं। अगर कभी मुझे मिलेंगे तो जरूर एक इंटरव्यू में मैं आपके साथ आपके सामने ये वीडियो लाऊंगा कि जहां पर उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था या उनका फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा था, ये हमको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था या पेंडिंग हुआ था हमको नहीं पता, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है यूनियन ऑफ इंडिया लेबर मिनिस्ट्री को और पीएफ कमिश्नर्स को कि भाई एक ऐसा ऑर्डर पास करे जिससे इनका हायर पेंशन शुरू हो सके। पॉइंट नंबर 7 में कहता है, इन द रिजल्ट दिस रिट पिटिशन इज डिस्पोज्ड एंड द रिस्पोंडेंट 2 and 3 आर डायरेक्टेड टू कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट held in the case of Employees Provident Fund and another versus Sunil Kumar's and others special leave petition, and pass appropriate orders within a period of 4 weeks from the date of receipt of the copy of this order. No cost consequently connected. Miscellaneous petition is closed. अब दोस्तों यहां पर फाइनल ऑर्डर यही आया था कि पैरा 44(2) of Supreme Court judgment of 4/11/2022 is applicable to exempted trust. ये हाईकोर्ट मानता है और उन्हें डायरेक्ट किया पीएफ कमिश्नर्स को कि भाई मुरलीधरन जी का पेंशन ऑर्डर इशू किया जाए और उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाए, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगाया जाए। और दोस्तों यहाँ पर एक खासियत है कि जो 12% का जो एरियस के ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट मांगा था उसके बारे में हाईकोर्ट ने कुछ भी नहीं किया, तो मुरलीधरन जी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, लेकिन उनकी हायर पेंशन स्टार्ट की जाएगी। और दोस्तों इनकी हायर पेंशन स्टार्ट भी कर दी गई है और वो पेंशन का कर दिए, मतलब इनको डिमांड लेटर इशू कर दिया गया। अब दोस्तों ये केस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सारे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लिए, क्योंकि सिमिलर आर्गुमेंट पे दोस्तों केस लड़ा जा सकता है। लेकिन जितने भी यूनियन या एसोसिएशंस जो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं वो कृपया करके हाई कोर्ट में ना जाए, वो कृपया करके सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाए। कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों यहाँ पर केस बनता है, रिट पिटिशन ऑफ मंडामुस का भी दोस्तों केस बनता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह से जो जजमेंट है वो एम्प्लॉयज के फेवर में ही देगा। अब दोस्तों मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इस रिट पिटिशन को देखेंगे तो दोस्तों हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सारे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लिए नहीं दिया, वो सिर्फ और सिर्फ मुरलीधरन जी के लिए दिया। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आएगा वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है सबको एप्लीकेबल हो जाएगा। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप जब डाल रहे हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालें ताकि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट ऑल ओवर इंडिया रिप्रेजेंट हो सके उसमें। अगर आप पर्सन स्पेसिफिक केस डालेंगे तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी पर्सन स्पेसिफिक जजमेंट दे, इसलिए दोस्तों आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालना चाहिए। उसके अंदर आप रिट पिटिशन डाल सकते हैं, उसके अंदर आप स्पेशल लीव पिटिशन डाल सकते हैं, दुनिया भर की चीजें डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में ही जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में ये जो मुरलीधरन जी का जो केस हमने डिस्कस किया ये उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो कोर्ट में जाने की सोच रहा है और अपने हायर पेंशन के हक के लिए लड़ने की सोच रहा है। और दोस्तों आपको डेफिनेटली कोर्ट जाना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। मैक्सिमम लोग दोस्तों पता है मेरे वीडियोस के कमेंट क्या डाल रहे हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कोर्ट में कैसे जाएंगे, हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है, कोर्ट में कैसे जाएंगे, कोर्ट में तो सालों लग जाएंगे। तो दोस्तों सालों लग सकते हैं, कोर्ट में जाने के लिए पैसा भी लगेगा, लेकिन अगर आपका हक डिनाय हुआ है और आप उसके लिए खर्चा भी करना नहीं चाहते, आप उसके लिए पेशेंस भी नहीं धरना चाहते, तो दोस्तों ऐसे तो ये फाइट आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे तो फिर अगर कोई भी कोर्ट में नहीं गया तो फिर तो दोस्तों ईपीएफओ जीत जाएगा और सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं जहां पर आपका लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है वहां पे आपको हजारों रुपए खर्च करने से डरना नहीं चाहिए। अगर यूनियंस मिल के कोर्ट में जाते हैं, अगर एसोसिएशंस मिल के कोर्ट में जाते हैं, तो दोस्तों एक एक यूनियन, एक एक एसोसिएशन हजार हजार लोगों को दोस्तों रिप्रेजेंट कर सकता है। और वकील का जो खर्चा दोस्तों मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो 5-10 लाख से ऊपर आएगा। और अगर हजार हजार 2-2 हजार लोग जिस जिस यूनियन में, अगर पब्लिक इंटरेस्ट की आप बात करेंगे तो कहीं तो 8-8, 9-9 हजार लोग भी दोस्तों यूनियन की मेंबर है, तो हर आदमी को दोस्तों 1000-1500 का खर्चा आएगा। अगर सही तरह से लड़ा जाए तो कम से कम खर्चे में खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा सकता है और सारे एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज का दोस्तों भला यहां पर किया जा सकता है। तो अपने हक के लिए दोस्तों अगर हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, अगर अपने हक के लिए दोस्तों हम पेशेंस नहीं धरेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो दोस्तों हायर पेंशन का एप्लीकेशन तो आपका रिजेक्टेड ही रह जाएगा और ईपीएफओ इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला है। तो दोस्तों दूसरों के लिए वेट मत कीजिए, कभी तो एक्शन लीजिए। क्योंकि दोस्तों दूसरों ने जो काम करना था ना वो सुनील कुमार केस में सुनील कुमार जी कर चुके हैं, जिन्होंने अपने बलबूते पर ये जजमेंट लाया और उससे
लाखों लोगों की एक उम्मीद जागी थी। अगर अभी भी दोस्तों हम दूसरों के बलबूते पर अगर लड़ना चाहते हैं, दूसरों के लिए वेट करना चाहते हैं, तो फिर तो दोस्तों भगवान ही मालिक है हमारे फ्यूचर का। तो दोस्तों अपना केस अपने हाथ में लीजिए, अपना केस खुद लड़िए, मिलजुल कर लड़िए, यूनियंस के बेसिस पर लड़िए, एसोसिएशन के बेसिस पर लड़िए, ताकि खर्चा भी कम आए और रिजल्ट भी हमारे फेवर में आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूएशन जरूर किया होगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों कुछ ऐसे मुद्दे जो मैंने छोड़ दिए या आपके दिल में जो मैंने उठाने चाहिए, तो दोस्तों वो भी मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे मुद्दे आपके सामने लाऊं और उसकी आवाज पुरजोर तरीके से मैं सबके सामने लाऊं, ताकि कभी तो ईपीएफओ ऑफिशियल्स के कानों में मेरी आवाज पहुंचे और सबका यहाँ पर फायदा हो। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिस्कशंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैल्यू एडिशन आपके लिए काम करता है, आपके फायदे के लिए काम करता है, आपके लिए ऐसे ऐसे अपडेट लाता है जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने की पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।